हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। और भाई देख सकते हैं कि जो लोगों को हिंदी की बेसिक तैयारी नहीं है, तो बेसिक की तैयारी करने के लिए आप लोग चक्षु प्रकाशन, ठीक है ना, चक्षु प्रकाशन की सामान्य हिंदी की बुक मार्केट में है, तहलका मचा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर बेसिक पढ़ने के लिए सामान्य हिंदी की चक्षु प्रकाशन की एक किताब आप लोग खरीद लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि सर मेरे नंबर सही से नहीं आ पाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप में वो कमी होगी, छोटी छोटी कमी होगी जो आपने बेसिक सही से नहीं पढ़ा होगा। खास बात इसमें ये होता है कि यहाँ पर इस वाली बुक में पॉइंट टू पॉइंट आपके दिए भी गए हैं, है ना, कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सीक्वेंस से आपको दिया गया है। और इसी के साथ साथ हर एक चैप्टर के साथ साथ इसके क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी आपके इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी हिंदी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देख सकते हैं काफी अच्छे क्वेश्चन आपके इसमें हैं, ठीक है। चलिए रेडी हो लोग, चलिए सभी लोग रेडी है ना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा आपसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपसे पूछा गया है। और आज का टारगेट यहाँ पर है 40 प्लस सभी स्टूडेंट के। जो बिल्कुल अभी जुड़े हैं उन लोगों के 35 हैं, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको आज टारगेट हम यहाँ पर दे रहे हैं 40 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो दिया गया भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपसे पूछा है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए काफी लोगों को जवाब आ रहा है शब्द या ध्वनि, क्या बनेगा। चलिए देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखो भाषा की सार्थक, सार्थक दे दिया गया है। क्या दिया है, सार्थक दिया है। बहुत स्टूडेंट से यहाँ पर गलतियां होती है। यहाँ पर देखो सार्थक दिया है ना, मतलब जिसका अर्थ निकल सकता है, जिसका अर्थ निकल सकता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया ना। अगर सार्थक ना दिया होता तो हम लोग यहाँ पर ध्वनि कहते, लेकिन यहाँ पर सार्थक दिया गया है जो कि यहाँ पर शब्द लगाएंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। समझ गए सभी लोग, समझ गए हो तब हम आगे बढ़े। यहाँ पर समझ गए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भाषा की लघुत्तम कामा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। टू को ऑप्शन देना है कि भाषा की लघुत्तम कामा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और यहां पर भी एक शब्द लगा दिया है, सार्थक लगा दिया है यहां पर भी, और यहां पर भी अगर सार्थक लगा दिया है, इसका मतलब है कि यहां पर भी जो आंसर है वो आपका शब्द ही बनेगा। याद रखिए इसका भी ऑप्शन आपका सी नंबर शब्द ही बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से घुमा घुमा के पूछा जाता है, और लगभग 50% बच्चे जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हैं। उम्मीद है कि आज के बाद ये गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। चलिए यहां पर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। इसीलिए तो आज का टारगेट 40 प्लस दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि आज आप लोगों से गलतियां होंगी। टेस्ट पेपर सरल है लेकिन गलतियां आप लोगों से होंगी। देखो दिया निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। यहां पर दिया गया है क्या, आपसे दिया गया है संस्कृत, हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी या आपकी मसनवी। यहां पर देखिए आपका जवाब जो बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है मसनवी। मसनवी शैली हिंदी की नहीं है, यह प्रेम मार्गी है। कैसी है, यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो कि मसनवी आपकी फारसी लैंग्वेज से है। किससे है, तो आपकी फारसी शैली से है। ये है आपकी फारसी शैली से, नोट कर लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे आपको चुनना है। चलिए गलत विशेषता यहां पर चुनना है। पहला पॉइंट दिया है भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही जवाब है। भाषा होती है परिवर्तनशील होती है ना, तो यहां पर पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। फिर कह रहे हैं भाषा पैतृक संपत्ति होती है। क्या भाई ऐसा होता है क्या, जो भाषा होता है क्या आपके पिताजी की संपत्ति है क्या, जो इसका बदल ले सकते हैं। तो भैया पैतृक संपत्ति नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। ये सही है, सामाजिक है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है, मतलब आपको पता है अनुकरण मतलब होता है सीखना। कठिन से सरल की ओर, याद रखिए भाषा जो होती है वो कठिन से सरल की ओर जाती है, इसका मतलब ये भी सही है। तो आपका जो गलत विकल्प था वो कौन सा नजर आ गया, नजर आ गया है ऑप्शन बी, ये पैतृक संपत्ति नहीं होती है भाई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, काउंट करते रहिएगा, बात में मत कहिएगा कि सर हमने काउंट नहीं किया है और कितने गलत हो गए। चलिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। यहां पर बाल गंगाधर तिलक थे क्या भाई,
कौन से थे? यहाँ पर आपके मुंशी आयंगर थे, बाल गंगाधर खेर थे, या काका साहब कालेकर थे? इसका राइट आंसर देना है। चलिए चलिए, डाउट वाले क्वेश्चन है तभी तो होगा भाई। हेलो। हम्म। अरे, हो सकता है कट गया वो। क्लास ले रहे हो क्या? हम्म। इधर 1 मिनट साथियों रुकिएगा। क्लास चल रही है ना, हमारी क्लास भी चल रही है। क्लास चल रही है। हम्म। देखते हैं। ये बात करो। 1 मिनट साथी रुकिए, थोड़ा सा जरूरी काम। इसे झटका खोल देना। चलिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एक लोगों का फ़ोन आ गया था कल की क्लास के लिए ना, कल की क्लास होनी है तो उसी के लिए थोड़ा सा फ़ोन आ गया था। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका आंसर देना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष है आपके कौन? तो देखिए आपका हो जाएगा कौन? तो आपके बीजी खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर बाल गंगाधर खेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? चलिए बताइएगा कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी नहीं आती है। चलिए तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि पूर्वी हिंदी में क्या होते हैं, ए बी और सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ी भी हो गई है ना। इसके बाद यहाँ पर कौन सी हो गई? अवधी हो गई, बघेली, इसका मतलब आपका जो बी नंबर है मगही आपकी नहीं आती है ना, ऑप्शन बने आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे कहाँ की बोली है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि वो हमरा का खेल ना देत रहे, ये कहाँ की बोली है? चलिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर का पता करिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बन सकता है। चलिए चलिए भाई, वो हमरा के खेला ही ना देत रहे, ये कहाँ की बोली है? देखिए भोजपुरी बनेगा या आपकी ब्रज बनेगी? चलिए यहां पर भोजपुरी ऑप्शन आपका बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? चलिए ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है किससे? सौर सेनी, ऑप्शन जिसका भी आ रहा है ए नंबर बी को राइट हो जाएगा, सौर सेनी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली इनमें से कौन हो जाएगी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो देखो भाई, इलाहाबाद हमने आपको बताया था कि आप लोग अयोध्या से भ्रमण करिए, अयोध्या से आते हुए बाराबंकी है ना, लखनऊ और आपके उन्नाव और इधर फतेहपुर और आपकी इलाहाबाद जाएंगे तो आपकी कौन होती है? अवधी वाली होती है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? चलिए कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? चलिए 10 का जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए चलिए द्राविड़ परिवार, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका द्राविड़ परिवार, ऑप्शन माने आपका बी नंबर हो जाएगा, द्राविड़ परिवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अघोष वर्ण आपका कौन सा है? चलिए अघोष वर्ण इनमें से कौन हो जाएगा? अघोष वर्ण इनमें से राइट क्या बन जाएगा? चलिए अघोष वर्ण की पहचान करिए, इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण। चलिए आ हो जाएगा, जा हो जाएगा, हा हो जाएगा या सा हो जाएगा? चलिए
देखो यहाँ पर जो आपका सा है, ठीक है, कौन सा है, सा अघोष वर्ण आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अघोष वर्ण आपको पता है किसी भी वर्ग में जो होते हैं क्या, आपका पहला और दूसरा यहाँ पर होता है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उन्हें हम लोग अघोष कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपके कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा गया है, और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, देखो उस व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, सा हा, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सा और यहां पर हा वाला बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के बीच कौन सा अक्षर होता है। यहां पर बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में छा से डा के बीच जो आपका अक्षर होता है कौन सा होता है। देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, छा से, और डा के बीच जो आपका अक्षर होगा कौन सा हो सकता है। चलिए देखो यहां पर दिया गया है छा से और आपके डा के बीच, छा से डा के बीच इनमें से क्या होगा। चलिए भाई यहां पर देखो सिंपल ठा दिया गया है, बा दिया है, ढा दिया है और आपका झा दिया है, कौन हो सकता है यहां पर। चलिए यहां पर ए नंबर, चलिए भाई यहां पर ठा ठठेरा दिया है, बा और ढा, और यहां पर झा दिया है, मतलब यहां पर जो आंसर आपका बन सकता है, यहां पर जो आंसर बन सकता है भाई, यहाँ तो ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, यहाँ तो आपको दिया नहीं है, तो आप बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ए कर दीजिए यहां पर ठा वाला, और यहां पर कर दीजिए कौन सा, यहां पर छा से और आपके डा के बीच में, है ना, तो ढा तो होगा नहीं, ढा तो होगा नहीं आपका, तो इसका मतलब है टा ठा, इसके बाद झा भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर आंसर बनेगा ए, और आपका यहां पर डी वाला इसके ऑप्शन आएंगे, ए और डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, या रा ला वा, ये आपके होते हैं, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये क्लास होती है 8:45 में, डेली क्लास होती है 8:45 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनकी संख्या आपकी 4 होती है, छत्र ज्ञा और परिश्रम वाला स्रा। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी वाला आपका हो जाएगा सा, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपका आता है उस व्यंजन में, किसमें, आपके उस व्यंजन, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अंगोछा किसका तद्भव रूप होता है। अंगोछा किसका तद्भव शब्द आपका है, मतलब ये जो आपका है अंगोछा क्या है, ये तद्भव है ना। अब यहां पर पूछा किसका तद्भव बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि अंगोछा अंग प्रौछा, मतलब ऑप्शन जो बनेगा अंग प्रौछा बनेगा, ए वाला बन जाएगा, अंग प्रौछा का ये अंगोछा तद्भव आपका बन गया है, ठीक है। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन किस प्रकार का शब्द है, 17 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए चूरन किस प्रकार का शब्द है, चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो देखो यहाँ पर चूरन दिया गया है, ना कि चूर्ण दिया है। अगर चूर्ण दिया होता तो हम लोग तत्सम कहते, लेकिन यहाँ पर चूरन अर्ध तत्सम में होता है, क्या, अर्ध तत्सम, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। जैसे कि चूरन हो गया, या यहाँ पर एक होता है कारज होता है, क्या, कारज होता है, ये भी क्या होते हैं, अर्ध तत्सम में होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा आपका बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए एक होता है क्या, चलिए यहां पर आपका जवाब कारज हो गया, चूरन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे यहां पर निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानना है, अर्ध तत्सम में से क्या बन जाएंगे। चलिए नमस्ते भाई, नमस्ते सबको, नमस्ते। देखो अर्ध तत्सम की बात करते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम। यहाँ पर दई जो ऑप्शन है कौन सा, बी वाला, दई जो दिया गया है, दई, ठीक है, दई जो दिया है ये आपका क्या है, अर्ध तत्सम है, ठीक है। जैसे दही होता है ना, तो ये दई जो आपका है अर्ध तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तत्सम शब्द आपका है। अर्ध तत्सम शब्द पूछा गया है, इनमें से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए इनमें से बताइए इसका तत्सम आपका पूछा गया है, वो भी अर्ध तत्सम दिया गया है। कारज दिया है, चूरन दिया है और धीरज दिया है, मतलब यहां पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, भाई रिफ्रेश कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि सभी के जवाब उल्टा सीधा मतलब आ रहे हैं, किसी के 16 नंबर आ रहा है, किसी को 19 आने लगा है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जो जिनका यहाँ पर नंबरिंग देर में आ रही है, रिफ्रेश कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए तद्भव शब्द आपके बने हैं, किससे बने होते हैं, तद्भव शब्द जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, यहां पर आंसर बताइए। तो देखो तद्भव संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव होते हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ जो बदलाव होते हैं, है ना, उन्हीं को कहा जाता है तद्भव, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करना है, 21 को ऑप्शन दीजिएगा। देखो पुरुषवाचक में क्या होता है,
यहाँ पर दिया है हमने पत्र लिखा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें संबंध है। ये कोई है कौन में, इसका मतलब है आपका ए नंबर आपका हो जाएगा कि जो पुरुषवाचक में जो आपका उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष में ही क्या होता है, हम होता है। इसका मतलब ऑप्शन जिसका भी आ रहा है ए नंबर आपका राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चलिए संबंधवाचक आपको बताना है जिसमें संबंध दर्शा रहा है। देखिए भाई कौन सा संबंध आपको दिया गया है, संबंध किसमें है। संबंध की अगर हम बात करते हैं तो देखो दिया गया वह सफल होता। अच्छा जो मेहनत करता है, देखिए कहां पर दिया है, जो दिया है और वह दिया है कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो जो और वह क्या हो गया, संबंध को दर्शा दिया। मतलब जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है। चलिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यहां पर आंसर देना है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए सकर्मक किसे कहेंगे भाई, चारों ऑप्शन देखिए, इसके बाद बताइए। कह रहा है जिस क्रिया के व्यापार में फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात यहां पर कर्म होता है, जिसमें जिसमें कर्म होता है उसे ही तो सकर्मक कहते हैं। मतलब आपका आंसर जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है, सकर्मक क्रिया पहचान करिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, लिखना, हंसना, रोना और सोना। देखो इसकी भी पहचान क्या होती है, जो लोग नए स्टूडेंट हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है, आपके इन शब्दों में क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या से क्वेश्चन किया जाता है, क्या लिखता है, तो आप कहेंगे लिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो लिख रहा होगा ना, कुछ जो लिख रहा होगा वो कर्म का ही तो काम करेगा कि नहीं लिख रहा होगा, है ना। क्या हंसता है तो आप क्या बता पाओगे, क्या क्या हंसता है नहीं बता पाओगे, क्या रोता है नहीं बता पाओगे, क्या सोता है तो नहीं बता पाओगे। मतलब जब क्वेश्चन किया जाए और उसके बीच में कोई आपका कर्म निकल के आए तो सकर्मक होती है, अर्थात लिखना। क्या लिखता है, लेटर लिख रहा होगा या कुछ लिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर क्या हो गया आपका सकर्मक हो गई। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से आप लोग बताइए। चलिए बताइएगा, इनमें से आप लोग बताइए सकर्मक क्रिया इनमें से क्या है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो सभी लोग, आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो सकता है। चलिए 25 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, दौड़ना, हंसना, पढ़ना या आना। तो देखो भाई आप लोग कह सकते हैं कि दौड़ना, क्या दौड़ता है हमें नहीं पता है, क्या हंसता है हमें नहीं पता है, क्या आता है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। आना जो दिया गया आना है ना, तो उसके लिए पर्सनल की बात हो रही है, तो इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट, लगभग सभी का 100% राइट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है। अरे चलिए कुछ लोग कह रहे हैं आज नींद आ रही, भाई ऐसी क्या बात है कि आज नींद आ रही है। चलिए नींद मत आए, थोड़ा सा मेहनत करिए। भूतकाल का कौन सा भेद नहीं होता है, तो भूतकाल में देखो दिया संभाव्य, आसन्न, पूर्ण और आपका अपूर्ण होता है। तो इनमें बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। याद रखिए संभाव्य ये भविष्य कार्य, भूतकाल का भेद नहीं है, जो कि बिल्कुल इजी हो गया है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है जब कथन से पूर्व कार्य हो चुका हो तो वहां कौन सा काल होता है। जब कथन से पूर्व कार्य हो चुका हो वहां कौन सा काल होता है, 27 नंबर के जवाब दीजिएगा भाई। चलिए यहां पर देखो, यहां पर होता है क्या, यहां पर भूतकाल होगा और भूतकाल कर दिया है सी नंबर, क्योंकि कार्य क्या हो गया है, हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब क्रिया के भूतकाल के होने का बोध हो किंतु समाप्ति का बोध ना हो वहां पर कौन सा काल होता है। मतलब कि क्रिया क्या है, भूतकाल में है लेकिन समाप्ति नहीं हुई है, समाप्ति का बोध अभी नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, ये अभी प्रोसेस में है और प्रोसेस वाला होता है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, देखो यहाँ पर चुका है, तो हमने बताया था चुका है चुकी, मतलब यहाँ पर चुका मतलब काम पूरा हो चुका है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। देखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर पूर्ण भूतकाल, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अगर यहां पर मैं खाना खा रहा था, है ना, खाना खा रहा था, मैंने खाना खा लिया है, मतलब यहां पर देखो चुका शब्द ना लगाता, अगर चुका शब्द ना लगाता तो आप क्या लगाते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां पर चुका शब्द नहीं है, तब क्या करते,
तब ऐसी स्थिति में आप लोग आसन्न भूत लगाते। क्या लगाते? आसन्न लगाते। हमने बताया है कि जब खाने की बात करता है तो आसन्न होता है, लेकिन चुका शब्द लगा दिया, इसका मतलब है काम कंप्लीट हो गया होगा। तो यहां पर आपको लगाना क्या है? यहां पर बी नंबर पूर्ण भूतकाल आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? यहां पर बताइए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? खाना खा रहा था, है ना, मतलब ये है कि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, और क्रिया पूरी नहीं हुई इसका मतलब कह सकते हैं कि यहां पर आंसर क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। अब आप ही बताइए कि भूतकाल से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? मतलब देखो, इसीलिए क्या होता है, एक टॉपिक से लगभग हम 5 क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे, लेकिन चौथा पांचवा क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए हम हर एक टॉपिक की कम से कम 5 लेते हैं कि 3 में हम मेहनत करेंगे और दूसरे और तीसरे चौथे पांचवें में आप लोग मेहनत करेंगे। समझ में आ गया ना? ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है से दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? यहां पर बताइएगा कि दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा हुआ है? दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन और आपका दुलारा। देखो दिया गया है क्या? दुह दिया गया है ना? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी वाला, दुलारा। देखो हमने आपको एक पहचान बताया था। क्या पहचान बताया था? कि जो विसर्ग संधि होती है वहां पर ये तो य रा होता है ना, या तो इस प्रकार का रा होता है, इनका परिवर्तन करके वहां पर विसर्ग हो जाता है। ये रूल होता है विसर्ग संधि में कि रा को हटाइए और विसर्ग लगाइए। तो रा यहां भी है, रा यहां भी है, रा यहां भी है, इसका मतलब ऑप्शन क्या बन गया? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट बन गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नि उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए यहां पर देखो दिया गया है क्या? आपका दिया है कि निहित, है ना, निहित में है। यहां पर नी दिया है, नी दिया है, लेकिन निर्गुण में तो भाई नी ही हो जाएगा ना। जैसे अभी अभी हमने बताया कि रा उड़ा है और रा का परिवर्तन विसर्ग में होता है, और विसर्ग में होता है तो भाई सिंपल सी बात है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर यहां पर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, पवित्र में उपसर्ग आपका कौन सा है? पवित्र में उपसर्ग इनमें से बताइए, पवित्र में उपसर्ग इनमें से राइट क्या बन जाएगा? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। सभी से उम्मीद है कि इसका जवाब आप लोग जरूर दोगे। चलिए पवित्र में यहां पर उपसर्ग पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो इसका बनता है पो धन इत्र बनता है ना, मतलब पूछा गया है क्या? उपसर्ग पूछा गया है। अब आप बताइए कि इनमें क्या हो सकता है। चलिए सब लोग भाई सही जवाब दीजिएगा, गलत मत करिएगा। हमने आपको बताया भी है कि इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा पो धन इत्र बनता है, पो धन इत्र बनता है। अब आप ही बताइए पो है क्या इसमें? नहीं है ना। जब नहीं है तो जबरदस्ती क्यों झोंक रहे हैं आप लोग? बी नंबर यहां पर ऑप्शन दिया है, कोई उपसर्ग आपका नहीं है इनमें से, है ना, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बनता है पो धन इत्र बनता है। ठीक है, तो देखिए भाई क्या होता है कि जब 3 ऑप्शन हो, चौथे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दिया करें, 2-4 सेकंड इसमें ज्यादा समय दे दिया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, देखो यही चीजें हमें आपको समझाना है। हम तो आपको गाइड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। टीचर तो आप अपने में खुद हैं, आप लोग टीचर, खुद टीचर हैं, क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, खुद टीचर है, लेकिन गाइड करना ही हमारा काम है। और यही टीचर का काम होता है कि गाइड, अगर आप गाइड के अनुसार चलेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट आप बन पाएंगे और एग्जाम को पास कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहां पर दिया है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? निष्काम दिया गया है, तो भाई यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए ये वाला जो निस है ना, मतलब आधा सा जो है, यही इसका आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग इनमें से क्या है? चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। 4 हमने बताया और 1 आप लोग बताइए। प्रतीक्षा में जो उपसर्ग बनेगा वो क्या बन सकता है? तो देखिए यहां पर इसे तोड़िएगा, जब इसे आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसका निकलेगा प्रतिधन इच्छा। क्या निकलेगा? प्रतिधन इच्छा। मतलब क्या होता है, उपसर्ग में चाहे प्रत्यय हो चाहे उपसर्ग हो, उसमें एक जो शब्द है वो बहुत ही सुंदर निकलेगा, एक शब्द बहुत अच्छा निकलेगा, और उसका जो आधा है कौन है? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तेजोमय का सही संविच्छेद इनमें से क्या है? तेजोमय का सही संविच्छेद पूछा गया है, तेजोमय का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा?
चलिए भाई, यहां पर आंसर आपको बताना है। देखो हमने आपको विसर्ग संधि पढ़ाया था। विसर्ग संधि में हमने आपको बताया था कि जो ओ की मात्रा है इसको हटाकर विसर्ग लग जाता है, ठीक है ना। जो कि ऑप्शन कहाँ है आपका, सी नंबर इसका हो जाएगा, तेजा धन मैं इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आया है कि गुण संधि कर दें, तो गुण संधि का रूल क्या होता है, या तो आपका छोटा आ हो दिया होगा, है ना, उसके साथ अन्य स्वर आपके होते हैं, जैसे आपका छोटा ऊ हो गया, तभी तो आपका ओ का निर्माण होता है। वो तो रूल आपको लग ही नहीं रहा है। जब वो ऊ नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला ओ का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, धनुष टंकार का संविच्छेद इनमें से बताइए। धनुष टंकार का संविच्छेद क्या बनेगा। चलिए, धनुष टंकार में तो देखो यहां पर आधा सा दिया है, आधा सा मतलब क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा धनु धन टंकार। क्या, धनु धन टंकार, जो कि ऑप्शन आपका राइट बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निर्भय का संविच्छेद आपको बताना है। निर्भय का संविच्छेद इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए भाई। चलिए, गलती किसी से नहीं होना चाहिए, हमने आपको बताया भी है, गलती किसी से नहीं होना चाहिए। निर तो आपको दिया नहीं है कि भाई आप कंफ्यूज हो सकते हो, भाई निर तो आपको दिया ही नहीं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब यहां पर रा उड़ा है और रा का हो जाता है विसर्ग, और विसर्ग में हो जाएगा क्या, सी नंबर, निह धन भय, इसका आंसर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। देख सकते हैं कि 100% जितने भी स्टूडेंट हैं सबके जवाब आए हैं। 4 हमने बताया और 1 आपने बता दिया, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही आप लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ हो रहा है। अगला बताइएगा, निष्कपट का संविच्छेद इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। निष्कपट का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, 39 नंबर लॉक करिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, निष्कपट में क्या बनेगा। चलिए, तो देखो भाई यहां पर ये वाला निष्ठ तो दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब है यहां पर ये सा हटेगा और विसर्ग लगेगा, और नी कधन कपट इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आप लोग विसर्ग संधि के जितना भी रूल हो सकता था वो आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, विसर्ग वाला भी। आगे बढ़ते हैं, रीत्य धन अनुसार का संविच्छेद क्या है। रीत्य धन अनुसार का सही संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। तो देखो एक शब्द निकलेगा रीति, क्या निकलेगा, रीत निकलेगा या रीत निकलेगा, क्या निकल सकता है। तो ये यहाँ पर निकलेगा रीत, ये आपका जो पॉइंट है ये रीत बिल्कुल सही दिया है, और इसी के अनुसार ये आपका अनुसार भी सही है, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, रीत धन अनुसार, इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, यहां पर देखो दिया है चौगुना, है ना, चौगुना, चौमासा, त्रिफला और चंद्रमुख। देखो भाई चौगुना संख्यावाची, चौमासा ये भी है, त्रिफला भी है, लेकिन ऑप्शन डी वाला चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, है ना, या चंद्र के समान मुख, इसका मतलब है ये कर्मधारय समास में आएगा। क्या, ये कर्मधारय समास का ये उदाहरण है, कर्मधारय समास का ऑप्शन डी वाला राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, इसका जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए यहां पर दिया गया है, क्या कह रहा है, फूका फुआ, नील कमल, नीलकंठ, नील गाय। अब आप बताइए, बिल्कुल इजी हो गया है, बिल्कुल इजी हो गया है क्या, कि नील कमल में नील ये हो गया विशेषण, यहां पर नील विशेषण, यहां पर विशेषण, ये तीनों आपके विशेष हो गए, मतलब ये तीनों ही आपकी कर्मधारय है। लेकिन आपका जो दिया गया है फूफा फुआ, है ना, फूफा फुआ, ये भैया द्वंद्व समास में है। क्या है ये आपके द्वंद्व समास का है, नोट करिए, इसका ऑप्शन ए नंबर आपका राइट बनेगा। अगला है, किस पद में द्विगु समास है, किस पद में द्विगु समास है। द्विगु समास मतलब क्या होता है, आपका संख्यावाची होता है, और संख्यावाची कहां पर है, आपके पंचवटी में है, 5 वृक्षों का समाहार, अर्थात ऑप्शन यहां पर ये नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे द्वंद्व समास का सही सामसिक पद इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बताइए भाई, यहां पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं, और दोनों ही पद प्रधान होंगे, तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, पुष्पंधवी, दीन, दिवा, रात्रि, त्रिलोकी और मंत्री परिषद। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या बनेगा, सब लोग जवाब दीजिए। चलिए देखो यहां पर जो आंसर है वो क्या हो सकता है, 44 नंबर, 44 नंबर, 44 नंबर। चलिए देखिए यहां पर 44 नंबर का अभी तक जवाब आया है बी नंबर, बिल्कुल सही है। देखो दीवा रात्रि, है ना, मतलब दीवा और रात्रि, दीवा मतलब यहां पर दिन हो गया और रात्रि हो गया, दिन और रात्रि, दिन और रात्रि, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर द्वंद्व समास ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में द्विगु समास है, उस समास का चयन करिए। अब इस समास को चयन करिए जिसमें द्विगु समास हो, संख्यावाची हो। यहां पर पीतांबर, चवन्नी,
पुरुष पुरोप आजीवन। देखिए चवन्नी अर्थात 4 आना होता है ना चवन्नी, तो संख्या बन गया ना, संख्या बन गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट बन गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है अनेकार्थी शब्द हरि के लिए यहाँ पर कौन सा अर्थ आपका नहीं है। देखो एग्जाम में कुछ आए या ना आए, क्या एग्जाम में कुछ आए या ना आए, आपको कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन हरि के अनेकार्थी आपको आना ही आना चाहिए। याद रखिए पूरी हिंदी आपको ना आए चलेगा, लेकिन अगर आपको हरि के अनेकार्थी नहीं आते हैं तो बिल्कुल भाई नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हरि के अनेकार्थी ही पूछा जाता है 99% हमेशा। तो ये बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई सर्प होता है, मेढक होता है, विष्णु होता है, लेकिन प्राण नहीं होता है। तो देखिए यहां पर आंसर आपका जवाब बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है समरूपी शब्द युग्म अपेक्षा उपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ प्रकट होता है। ये बताइए अपेक्षा क्या होती है और उपेक्षा क्या होती है। मतलब अपेक्षा होती है किसी से अपेक्षा रखना, मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि अपेक्षा मतलब हो गया क्या अपेक्षा उपेक्षा। उपेक्षा मतलब क्या होता है ना, किसी का आप लोग बहिष्कार कर देते हैं या किसी का आप लोग अनादर कर देते हैं, सम्मान नहीं करते, उसे उपेक्षा बोलते हैं। और अपेक्षा मतलब होता है किसी से तुलना करना। मतलब यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी वाला बनेगा कि अनादर मतलब क्या होता है उपेक्षा कर दिया, और अपेक्षा मतलब होता है किसी से आपने तुलना कर दिया। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो बी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षा मतलब जिद नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर डी नंबर लगाए थे, है ना। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से शब्द युग्म दिया गया है, क्या दिया गया उद्धत और आपका उद्धत। इसके लिए क्या हो जाएगा, उद्धत और उद्धत के लिए सही शब्द इनमें से क्या हो सकता है। चलिए एक आता है तो दूसरा कहीं ना कहीं आपका बन सकता है, तुक्का लग सकता है। देखो यहां पर उद्धत मतलब होता क्या है, ये उद्धत मतलब होता है तैयार होना, और ये उद्धत मतलब होता है उदंड। यहां पर इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा, तैयार और आपका उदंड। इसका आंसर आपका ए नंबर होगा, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कुल और कुल शब्द का युग्म सही अर्थ बताइएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कहीं भी भाग कर चले जाएं, कोई भी एग्जाम जाएं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, ये आप लोग भी जानते हैं। देखो यहाँ पर कुल का मतलब होता क्या है, कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब होता क्या है, यहाँ पर परिवार हो गया, है ना, और कुल मतलब होता है किनारा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका होगा, परिवार और किनारा, ऑप्शन राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है समरूपी शब्द युग्म नीरज और नीरद का सही अर्थ बताइएगा। चलिए अगर इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर देते हैं तो हम मानेंगे कि आज सभी लोग टेस्ट में पास हो गए हैं, और अगर आपने नहीं सही किया तो मानेंगे कि आप लोग आज भाई फेल हो गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाता है, अब देखते हैं कौन पास होता है कौन के। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को टेक केयर, गुड नाइट।